हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसी सल्तनत जहां एक गुलाम सुल्तान बना, जहां रजिया नाम की एक महिला ने एक पुरुष प्रधान समाज में तख्त संभाला, जहां मंगोल हमलों को रोका गया जब बाकी दुनिया उनके सामने झुक गई थी, और जहां एक सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी पोलो जैसी शाही खेल में गंवा दी। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का ये रोमांचक सफ़र। सो गाइस, पहले विल स्टडी अबाउट द टर्कीज इन्वेजन ऑफ इंडिया। पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था अबाउट द वेरियस किंगडम्स दैट इमर्ज्ड आफ्टर पोस्ट हर्षा पीरियड। ओके, सो there were numerous Rajput kingdoms that had come up, and there were tripartite struggle. Tripartite struggle किसके बीच था? पालास, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास। प्लस उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे जैसे टर्किश इन्वेजन शुरू हुआ इंडिया का, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने पूरा इंडिया में अपना एम्पायर सेटअप किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। आफ्टर हर्षवर्धना's डेथ, इंडिया बिकेम पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड एंड मेकिंग इट वल्नरेबल टू फॉरेन इन्वेजन्स। ओके, the Arabs were the first to capitalize, occupying Sindh in 712 CE. So Muhammad bin Qasim was the one who led the Arab conquest of Sindh and Multan. After that we see Mahmud of Ghazni, who founded the Ghaznavid Empire in Afghanistan, and he also set his eye to India because India was prosperous. Okay, so he carried out 17 raids into India. ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल को भी इन्होंने प्लंडर किया था। ठीक है, एंड ही इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर इनटू इंडिया बिकॉज दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मेनली फ्रॉम द एरिया ऑफ पर्शिया, सो दे इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर इनटू इंडिया। देन वी सी मोहम्मद गोरी, and we say he is the true founder of the Islamic Empire in India. So Muhammad Ghori was the trusted general of Mahmud of Ghazni, and he was the true founder of Islamic Empire in India. Okay, so in the Battle of Tarin, as we had seen in the previous video, in 1191 Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan, but in second battle he defeated Prithviraj, who was captured and later killed. And in 1194, Ghori also defeated Jayachandra of Kannauj in the famous Battle of Chandavar. And Battle of Tarin and Battle of Chandavar was the empire shaking or empire building battle, as we can say. These two battles led to the advent of Muslim rule in India. Okay, advent of Muslim rule in India. So after Ghori's death in 1206, Qutb-ud-Din Aibak became the founder of slave dynasty. गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर बने कुतुब-उद-दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार को भी बनवाना शुरू किया था। ठीक है गाइज, और अभी दिल्ली बना पावर सेंटर। तो पहले उतना दिल्ली का जिक्र नहीं था, चौहान्स थे दिल्ली में पावर में, राजपूत किंगडम था। अब जब से दिल्ली सल्तनत आया, उन्होंने दिल्ली को अपना पावर सेंटर बना लिया था। तभी से दिल्ली का इमरजेंस हम लोग देखते हैं काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों दिल्ली को चुना गया? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। स्ट्रेटेजिक क्यों? एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पानीपत में ही क्यों एम्पायर शेकिंग बैटल्स हुए थे? क्योंकि पानीपत दिल्ली के सामने था। तो दिल्ली कैपिटल जब था, दिल्ली सल्तनत या मुगल के पीरियड में, तो पानीपत सामने था। तो
तो पानीपत में बैटल्स होते थे काफ़ी सारे, तो पानीपत का बैटल हार गया मतलब इनडायरेक्टली दिल्ली पहुंच गए दुश्मन, तो ऐसे देखते थे। ओके, सो दिल्ली बिकेम द पावर सेंटर ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ओके, और अभी हम लोग देखते हैं कि टर्की सक्सेस के पीछे रीजंस क्या क्या थे। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स, नो सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया, कोई केंद्र सरकार, मतलब केंद्र में जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, वो मिसिंग था। ओके, और फ्रेगमेंटेड राजपूत स्टेट्स थे, चौहान्स थे, तोमार्स थे, राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहारस, इतने ज़्यादा किंगडम थे। कश्मीर में अलग ही किंगडम चल रहा है, ठीक है। म्यूचुअल राइवलरी अमॉन्ग इंडियन रूलर्स, वो तो कभी नहीं था, कभी यूनिटी नहीं था, इसीलिए तो द फॉरेन पावर्स दे टूक एडवांटेज ऑफ इंडिया। द टर्क्स हैड अ स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये है कि उनका परमानेंट एक आर्मी था, जो किसी भी वक्त अगर चाहिए तो दे कुड कम टू द बैटल फील्ड, ऐसा था। अभी जो हम लोग का इंडियन आर्मी है, वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टैंडिंग आर्मी बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एडवर्सरीज। बट उस समय में वैसा नहीं था, टर्क्स के पास था, लेकिन राजपूत के पास परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, क्योंकि उनको सैलरी देना पड़ता है, उनके लिए बहुत खर्चा है। तो राजपूत किस पे डिपेंड करते थे, जो जमींदार्स के आर्मी होते थे, लोकलाइज्ड आर्मी, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे। ओके, एंड इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रेरियन एंड वीक स्टेट रेवेन्यूज। ओके, सो दैट लिमिटेड द स्टैंडिंग आर्मीज, तो स्टैंडिंग आर्मीज उसके कारण लिमिट हुआ था। अब रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स भी थे। इस्लामिक यूनिटी एक जो था, इस्लाम रिलीजन, इट ऑल्सो गेव अ कोहेजन एंड कलेक्टिव एफर्ट टू टर्किश फोर्सेस, ठीक है। राजपूत कल्चर में वैसा सिमिलर मोटिवेटिंग आइडियोलॉजी मिसिंग था। और सिग्निफिकेंस, बैटल ऑफ टरेन, जैसे मैंने पहले भी बताया, बैटल ऑफ टरेन और चंडावर, दैट मार्क द डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर इन इंडिया। टर्किश रूल सॉलिडिफाइड इन नॉर्थ इंडिया बिगिनिंग द दिल्ली सल्तनत, ठीक। और ऐबक्स रेन, कुतुबुद्दीन ऐबक से मुस्लिम रूल का संस्थापन हुआ इंडिया में, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। सो दिल्ली सल्तनत, द पीरियड इज फ्रॉम 1206 टू 1526, ऑलमोस्ट 310 years Delhi Sultanate ruled over India. Okay, so Delhi Sultanate was not one dynasty, but it had 5 dynasties. ओके, स्लेव डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी हम लोग देख सकते हैं, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद हम लोग देखते हैं तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं लोधी डायनेस्टी। और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो 1526 वाज द ईयर व्हेन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। ठीक है गाइस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ओके, अब हम लोग जाते हैं पहले स्लेव डायनेस्टी, ठीक। और जो आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये है कुतुब मीनार, जैसे कि आप सबको पता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो कुतुब मीनार किसने बनाया था? बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सुनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक founded the slave dynasty. He was the founder of Delhi Sultanate. Okay, so slave dynasty जो मोहम्मद गोरी ने के ट्रस्टेड जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी शुरू किया था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मुस्लिम्स में और टर्किश जो रूल था, इनमें एक खासियत था कि उन्होंने स्लेव्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कि कोई टैलेंटेड अगर स्लेव है तो उनको भी रूल करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मोहम्मद गोरी जब मर गए थे तो उन्होंने अपना ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का फाउंडर के हिसाब से उन्होंने बनाया। ठीक है, ही वॉज द फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी हु रोज टू पावर आफ्टर
Ghori's death, he took the title of Sultan, very important, Sultan, okay, and made Lahore his capital. तो लाहौर को उन्होंने कैपिटल बनाया था. उसके बाद he was also known as लक बक्स फॉर जेनरस डोनेशंस. वो काफ़ी डोनेशंस देते थे, ठीक है. एंड ही बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. तो कुतुब मीनार में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू किया. गाइस, हम लोग देखते हैं मीनार, तो मीनार होता है टावर, ओके. तो मीनार इज अ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक फीचर है मीनार, ओके. जहाँ पे आप देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वहाँ पे मीनार काफ़ी ज़्यादा होते हैं. कुतुब मीनार हो गया, अलाई मीनार हो गया, ठीक है. मीनार होते हैं. फिर इस तरीके से डोम या आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, ARCH. डोम तो नहीं, सॉरी गाइज, आर्क बोलते हैं. तो ये आर्क टाइप का आर्किटेक्चर भी हम लोग देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ठीक है. तो ये इनका फीचर था. और डोम भी हम लोग देखते हैं, जितने भी मस्जिद वगैरह होते हैं, जो इनका रिलीजियस प्लेस होता है, उनमें भी डोम बना रहता है. तो वो भी एक फीचर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, डोम, ठीक है, आर्चेस. These are the features of Indo-Islamic architecture, and we can see it in various Islamic religious places in India. Now, Kutubuddin Aibak also constructed Adai Din Ka Jhopda. This is Adai Din Ka Jhopda. Okay, so he constructed it in Ajmer. Now, the most interesting part is that he died in 1210 while playing Chogan or Royal Polo. So he did not die in the battlefield, but he died playing polo. ठीक है guys? Now, the next ruler, Iltutmish, a very popular ruler, he was considered the real founder of Delhi Sultanate. Why? Because he avoided Mongol invasion. He shifted capital from Lahore to Delhi. Okay. He suppressed Rajput revolts in Ranthambore, Gwalior, Ajmer. Okay, and he created the Turkani Chalganj. It was known as a group of 40 or trusted Turkish nobles. Okay, so it is very important. The questions can be asked that who created this group of 40. So you have to answer Iltutmish. Okay, and next, most important, one of the reforms was he introduced silver tanka and copper jittal. So tanka was the silver coin and jittal was copper coin. It was standardized coinage that was introduced during Iltutmish. So this is tanka and this is jittal. So copper is little brownish in color. Okay. He strengthened the Ikta system. Ikta system means that the generals or soldiers are given salary in the basis of land. So instead of cash or coins, they are given land as salary. Okay, so Iqtadars also collected revenue from that land. They maintained troops and ensured law and order. So big generals or big army generals, उनको क्या मिलता था? लैंड मिलता था, कैश नहीं मिलता था. सैलरी मतलब लैंड के हिसाब से मिलता था, और काफ़ी बड़े लैंड होते थे तो उनमें रेवेन्यू कलेक्शन, ट्रूप्स को मेंटेन करना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इक्तादार्स का काम होता था. तो ये इक्ता सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस्ड इक्ता डिस्ट्रीब्यूशन इन द दोआब रीजन फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल. इल्तुतमिश ने क्या किया? दोआब रीजन. दोआब मतलब क्या होता है? लैंड बिटवीन टू रिवर बॉडीज, बिटवीन टू रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं. ये ज़्यादा इंडस के ट्रिब्यूटरीज में दोआब रीजन हम लोग ज़्यादा देख पाते हैं. एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड सेंट्रल आर्मी, हसम ई कल्ब एंड रॉयल गार्ड्स सर इज अंदर. ओके, सो कल्चरल एंड architectural contributions. I will go little fast now, guys, because I don't want to take much of your time. Patronized scholars like Minazur Siraj, who wrote Tabakat-e Nasri.
So it was a chronicle of Delhi Sultanate rule mainly under Mamluk dynasty. Mamluk और slave dynasty. Slave dynasty को हम लोग Mamluk dynasty भी बोलते हैं. He completed Qutub Minar. Iltutmish added 3 more stories and he completed Qutub Minar, guys. And Haji Samsi was also built by him. Haji Samsi क्या है ये देख सकते हैं आप लोग पिक्चर. मेनली रिजर्वायर होता था. और ये देखिए मैं जो बोल रहा था आप लोगों को डोम आर्किटेक्चर, तो ये है डोम आर्किटेक्चर. ओके, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं. तो ये था वाटर रिजर्वायर. उस समय में काफ़ी ज़्यादा वाटर रिजर्वायर्स बनाए जाते थे, इवन अंडर राजपूत रूल एंड इवन अंडर दिल्ली सल्तनत रूल. इन्होंने अजमेर में भी मस्जिद का गठन किया था, मतलब बनाया था. ओके, सो लेगेसी ही इनिशिएटेड हेरिडिटरी सक्सेशन. ठीक है, हेरिडिटरी सक्सेशन मतलब अब आप एक राजा बीत गया तो अपना बेटा या बेटी को उन्होंने नॉमिनेट किया एज द नेक्स्ट राजा और रानी. सो initiated hereditary succession by nominating daughter Razia Sultana. So this is one of the rarest moments in Indian history where a woman had been nominated as the king or sultana or the queen, you can see. Okay, he successfully laid down administrative, political and cultural foundations of the Delhi Sultanate. So Iltutmish was very successful in that way. So later Mamluk Sultans और Mamluk जो हम लोग बोल रहे हैं slave dynasty, तो एक थी रजिया सुल्ताना, only female ruler of the Delhi Sultanate. She discarded पर्दा and held coat unveiled. ठीक है, and she wore male attire. तो वो काफ़ी लिबरल थे और काफ़ी जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करती थी. उनके बाद आए गियासुद्दीन बलबन, अजीम थ्रोन आफ्टर नसीरुद्दीन महमूद डेथ. ठीक है, एंड ही डिस्ट्रॉयड दिस ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स तुर्कनी चियलगनी एंड अडॉप्टेड द थ्योरी ऑफ किंगशिप, जो बोलते हैं कि भगवान के जो दुनिया में पृथ्वी में रूप होते हैं राजा, किंग. So Sultan as Jilellahi, shadow of God. ठीक है, and he was known for policy of blood and iron, ruthless suppression of nobles, rebels and robbers. Okay, तो काफी strict उनके administration थे. Took strong steps against Mongol invasions and internal lawlessness. हाँ, fortified borders, built roads. तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इतना important नहीं है. Now we go into खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320. जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. बट हम लोग जब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी. ठीक है, उन्होंने रूल किया 1296 to 1316, ऑलमोस्ट 20 years. तो he also adopted Balban's policies of strict governance and military expansion. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए जो हम लोग देखेंगे अभी और जो एग्जाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं. ओके, सो ही टुक वेरियस रिफॉर्म्स, सब देखना ज़रूरत नहीं है. So he banned alcohol, he reorganized spy system, he confiscated the land grants. Okay, he controlled noble marriages. Now revenue reforms हम लोग देखते हैं, जैसे स्टैंडिंग आर्मी उनका इम्पोर्टेंट था, स्टैंडिंग आर्मी. ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस मसाहत सिस्टम ऑफ लैंड असेसमेंट और काफ़ी ज़्यादा टैक्स इन्होंने शुरू किया था. खरज, इट वॉज अ लैंड टैक्स विच वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस. ठीक है, उसके बाद he imposed taxes on intermediaries like khuds, mukaddams and chaudharies who were the intermediaries or zamindars you can say. ठीक है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो होते थे उसको हम जमींदार्स कह सकते हैं. खुद्स, मुकद्दम्स, चौधरीज वो होते थे. सो ये सब टर्म्स भी आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि दिस आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स. अभी WBCS भी वी हैव रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन WBCS and its new syllabus pattern. So WBCS has also introduced a new syllabus pattern, not WBCS but WBPSC or Public Service Commission.
तो WBCS एग्जाम में अभी न्यू सिलेबस होगा, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है UPSC जैसा सिलेबस। तो आप लोग काइंडली अगर WBCS के न्यू सिलेबस पैटर्न को समझना चाहते हैं तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। न्यू टैक्सेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने की गोरी, इट वॉज हाउस टैक्स, एंड चराई इट वॉज अ ग्रेजिंग टैक्स। ठीक है, एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड दीवानी मुस्तकराज विच वॉज टू रिकवर एरियर्स। जो टैक्सेशन एरियर्स होते थे जो काफ़ी दिनों से मतलब पे नहीं किया गया है, तो वो सब टैक्सेस को रिकवर करने के लिए दीवाने मुस्तकराज, he created this department, very important, this can be asked in the exam। अभी हम लोग देखते हैं मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने क्या क्या किया। सो he was the first man to create a market policy in those period। आज से 700-800 साल पहले इन्होंने मार्केट पॉलिसी लेके आया, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं। सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो देखते हैं वैसे ही मार्केट पॉलिसी इन्होंने लेके आया, और सब चीज़ को स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया गया था। सो ही क्रिएटेड 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स, मंडी फॉर फूड ग्रेन्स, सराय अदल फॉर क्लोथ्स एंड शुगर, एंड लाइफ स्टॉक मार्केट फॉर स्लेव्स, हॉर्सेज एंड एनिमल्स। उस जमाने में क्या होता था, स्लेव्स का ज़माना था, क्योंकि उस समय हम लोग देख सकते हैं कि एक तरीके का फ्यूडल या स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं, स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो सोसाइटी उस तरीके से था। ठीक है, तो स्लेव्स होते थे उस समय में, और उनको भी ट्रेड किया जाता था। आदमी को भी जानवर के जैसा ट्रेडिंग किया जाता था, खरीदा जाता था, बेचा जाता था मंडी में। ओके, सो रेगुलेटेड प्राइजेस वे देयर, स्टेट रेगुलेटेड द प्राइजेस, दैट्स व्हाई मार्केट पॉलिसी। जवाबित, ही अपॉइंटेड सेना-ई मंडी फॉर विजिलेंस। ठीक है, एंड ही फॉर्म दीवान-ए रियासत विच वॉज, अभी बोल सकते हैं हम लोग कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो वैसे ही एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री इन्होंने क्रिएट किया था, उसका नाम था दीवान-ए रियासत, एंड इट वाज हेडेड बाय सदीर-ए रियासत। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, दीवान-ए रियासत, दीवान-ए मुस्तकराज। सो दिस वाज वेयर द न्यू डिपार्टमेंट्स दैट वर क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एंड मिलिट्री देखिए, आप देखिए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन किया, ऑलमोस्ट 4.75 लाख कैवलरी, माने फुट सोल्जर्स। ठीक है, कैवलरी मतलब होता है फुट सोल्जर्स गाइस, और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी देखिए 4.75 लाख, एंड ही पेड सोल्जर्स इन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट। इकता सिस्टम पहले था, अभी सोल्जर्स को इन्होंने कैश में पेमेंट करना शुरू कर दिया था। एंड ही इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया। सो दाग वॉज बेसिकली ब्रांडिंग हॉर्सेस, क्योंकि ये लोग हॉर्सेस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो अगर बढ़िया बढ़िया नस्ल के हॉर्सेस को कोई अगर डुप्लीकेट माने जो छोटी नस्ल के हॉर्सेस के साथ एक्सचेंज कर देगा तो वो लोग को लॉस हो जाता था, इसीलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दाग। तो हॉर्सेस वे ब्रांडेड, हाँ, उनको दाग लगाया जाता था, मार्क किया जाता था, ताकि कोई इसको रिप्लेस ना करे। और हुलिया चेहरा, शोल्डर आइडेंटिटी के लिए भी एक हुलिया चेहरा एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का इन्होंने शुरू किया था। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को भी इन्होंने फोर्ट्स के साथ इनको स्ट्रेंथन किया था। क्यों? क्योंकि मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि मंगोल इन्वेजन का सबसे बड़ा खतरा था दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। तो इनसे बचने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्टिफाई किया था। एंड इन हिज टाइम वी सी देयर वर पैट्रोनाइज्ड पोएट्स लाइक अमीर खुसरो, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, we'll study about it in the later part of the video. He also built Alai Darwaza, which is near your कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है उसके सामने में एक अलाई दरवाज़ा बोल के आप लोग को दिखेगा, कुतुब मीनार के सामने आप लोग देख सकते हैं। एंड अलाई मीनार भी वहीं पे है, कुतुब मीनार के सामने जो देख सकते हैं ये है। तो अलाई मीनार इन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन ये बनने से पहले ही वो मर गए थे, उसके बाद ये इनकम्प्लीट रहा। इन्होंने इसको डबल 2 टाइम्स दैट ऑफ कुतुब मीनार सोचा था, लेकिन वो कंप्लीट करने
से पहले ही वो मर गए थे। सो दिस इज द अलाई मीनार। ओके, अलाई मीनार जो आप लोग को दिखेगा जब आप लोग जाएंगे कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के सामने आप लोग को अलाई मीनार दिखेगा। ओके गाइस, सो मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी सिटी भी बनाया था, फाउंडेड द सीरी सिटी। अभी का एप्पल फोन वाला सीरी नहीं, लेकिन सीरी सिटी दिल्ली के सामने। ओके, अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर 1325 से 1351 तक वो थे। इन्होंने मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट शुरू किया था, जिसमें नॉन टर्क्स और नॉन मुस्लिम्स को भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देते थे। ठीक है, ही प्रैक्टिस मोनार्किकल डेस्पोटिज्म विद सेक्युलरिज्म। ओके, उसके बाद डिडंट अलाउ उलेमास टू इंटरफियर इन पॉलिटिक्स। उलेमास जो होते थे रिलीजियस गुरुज, उनको पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, एंड ही प्रैक्टिस डायरेक्ट रूल ओवर डेक्कन, एंड ही वाज बिकॉज व्हाई ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पे था? डेक्कन में था गाइस। सो इन्होंने डेक्कन को भी अपनी नजर में रखा। क्यों इन्होंने शिफ्ट किया? मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए। ये एक कारण हो सकता है, और है भी, क्योंकि दिल्ली क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया से काफ़ी नज़दीक था। दौलताबाद तो डेक्कन में था, तो इसीलिए इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया दौलताबाद में। बट इट वॉज अ फील्ड दिस थिंग। ओके, लॉजिस्टिक इश्यूज काफ़ी हुआ, आदमी काफ़ी सारे मर गए थे। ओके, तो ये एक गलत पॉलिसी था, फिर भी हम लोग को ये याद करना पड़ेगा। ओके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा किया, ठीक है, उनके टेन्योर में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेल हुए थे उनके पॉलिसीज। जैसे इन्होंने टोकन करेंसी शुरू किया था 1329 में। सो टोकन करेंसी क्या था कि जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको कॉपर कॉइन्स से रिप्लेस किया गया था। ओके, बट इट फेल्ड ड्यू टू फॉर्जरी, लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रेड डिस्ट्रप्शंस। जब भी आप कोई करेंसी को रिप्लेस करके नया करेंसी लाएंगे तो ट्रेड डिस्ट्रप्शन होना लाजमी है, जैसे हम लोग ने डिमोनिटाइजेशन के टाइम में भी देखा था। एंड ही ऑल्सो ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया के मिड से भी नीचे है, और दिल्ली तो काफ़ी ऊपर है, तो मंगोल का ट्रेड बना रहता है दिल्ली में। और डेक्कन को कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने शिफ्ट किया था, लेकिन ये फेलियर क्या था कि लॉजिस्टिकल इश्यू, इतना सारा सब चीज़ दिल्ली से दौलताबाद ले जाना पड़ा, तो लॉजिस्टिकल इश्यू था। प्लेग हो गया था उस समय में, बीमारी फैल गई थी, एंड लॉस ऑफ दिल्लीज प्रॉस्पेरिटी। ओके, एंड इन्होंने फिर क्या एक्सपेरिमेंट किया था? खोरासान एक्सपीडिशन। खोरासान एक्सपीडिशन क्या था? अफगानिस्तान के एक खोरासान था, वहाँ को उस जगह को इन्वेड करने के लिए इन्होंने लार्ज आर्मी रेज किया, एडवांस सैलरी पेमेंट किया था, लेकिन क्या हुआ? अबॉर्टेड ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन। सो ये भी आपको उनका फेलियर रहा। तो वैसे ही कराचिल एक्सपीडिशन, टारगेट था हिल किंगडम इन हिमालयस, सक्सेस इन इनिशियल कॉन्क्वेस्ट बट फेलियर ड्यूरिंग रिटर्न। तो ये सब चीज़ उनके टेन्योर में हुआ था। ओके, ही इंक्रीज द रेवेन्यू इन दोआब बाई 50% अप टू 20 times पर सम सोर्सेज, एग्रीरियन रिफॉर्म्स। तो रेवेन्यू इन्होंने इंक्रीज किया था। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोआब। ओके गाइज, तो ये है दोआब। जैसे इंदस नदी है, ओके, और ये झेलम नदी है, इसके बीच में है सिंध सागर दोआब। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, इसके बीच में जेच दोआब। ठीक है गाइज, उसके बाद है रवि रिवर, रावी और चेनाब, इसके बीच में है रेचना दोआब। तो रावी से आर आ गया और चेनाब से ये ऐसे बन के रेचना हो गया। ठीक है, उसके बाद बियास नदी और रावी नदी मिलके हो गया बारी दोआब। तो ये क्या होता था? दो नदियों के बीच में जो लैंड है उसको बोलते थे हम लोग दोआब। ठीक है, तो इन्होंने, क्योंकि दोआब क्या होता था, ये काफ़ी फर्टाइल लैंड होता था, क्योंकि इसमें होता था न्यू एलुवियम। न्यू एलुवियम का हम लोग क्या को बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं खदर। खदर बेल्ट था ये, तो इसीलिए काफ़ी फर्टाइल होता था।
लेकिन क्या हुआ था कि फेमाइन हो गया था इस समय में, काफ़ी ज़्यादा भूखमरी हो गया था, डेट लेड टू पीजेंट डिस्ट्रेस एंड रेबिलियन। ओके गाइस, अब देखते हैं इन्होंने दीवाने को ही एक डिपार्टमेंट शुरू किया। ही क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू कन्वर्ट बैरन लैंड टू कल्टिवेशन। इट वॉज अ गुड स्टेप। He created this Department of Agriculture to convert barren land to cultivation. Okay, and he provided सोंधर और तक्कावी लोन्स। ठीक है, फार्मर्स को इन्होंने लोन देना चालू किया था। ओके, जैसे अभी हम लोग देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड KCC, राइट, तो वैसे ही उस जमाने में तकावी लोन्स। ठीक है गाइस, तो उसमें एक उनका वेलफेयरिस्ट अप्रोच देखा जा सकता है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल लेगेसी हम लोग जब देखते हैं, ही वॉज फ्लुएंट इन अरेबिक एंड पर्सियन एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथ्स। ही ऑल्सो होस्टेड इब्न बतूता, वेरी इंपॉर्टेंट, इन ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। हु रोट रिहाला, तो इब्न बतूता वो थे जिसने लिखा था रिहाला, एन इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स। ठीक है गाइस, तो एक गाना भी है इब्न बतूता, तो आप लोग सोच सकते हैं। हाँ, सो अब देखते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने 4 टैक्सेस ही लिया था, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो थे इन्होंने एबॉलिश कर दिए थे। सो ही कलेक्टेड ओनली 4 टैक्सेस। एक था खाम्स, जो था वार बूटी पे टैक्स। ठीक है गाइस, वार बूटी पे टैक्स था, ये वार बूटी पे टैक्स था। उसके बाद था खरच, जो लैंड टैक्स था, और ज़कत था रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स, और जिजिया था नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स। तो ज़कत था मुस्लिम्स पे टैक्स और जिजिया था नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स। इसके बाद इन्होंने शुरू किया था इरिगेशन टैक्स, हकी सरब, एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनल्स। ठीक है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। ही ऑल्सो वेव्ड पीजेंट्स लोन्स एंड ऑल्सो प्रोमोटेड एग्रीकल्चर वाया पायलट फार्म्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट शुरू किए थे, जैसे दीवान खैरियत फॉर चैरिटी, दीवान इस्तिहक फॉर पेंशन, दरहुल सफ़ा फॉर हॉस्पिटल्स, एंड दीवान बंदगन एज स्लेब्स डिपार्टमेंट। तो स्लेब्स के वेलफेयर के लिए भी इन्होंने काम किया था। एंड ही ऑर्गेनाइज स्लेब लेबर फॉर स्टेट प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने स्टेट के कामों के लिए, गवर्नमेंट के कामों के लिए, किंगडम के कामों के लिए स्लेब लेबर को भी ऑर्गेनाइज किया था, जिनमें इन्होंने स्लेब्स डिपार्टमेंट भी खोले थे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉक्स, रिजर्वर्स, ब्रिजेस बनाए थे, मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर किया, जैसे कि कुतुब मीनार। इन्होंने तसी घड़ियाल या क्लॉक टावर्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, एंड ही ऑल्सो पैट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक बरानी हु रोट तारिक ए फिरोज शाही, मतलब फिरोज शाह तुगलक के ज़माने के क्रॉनिकल। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्स को, स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज किया था। ही ऑल्सो एस्टाब्लिश मद्रासाई फिरोज शाही विच वॉज अ कॉलेज ऑफ लर्निंग। ठीक है गाइज, और संस्कृत वर्क्स जैसे राग दर्पण को भी इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इस ज़माने में पर्शियन क्या थे, एक स्टेट लैंग्वेज पर्शियन बन गया था। ठीक है, अब जब हम लोग सैयद डायनेस्टी में जाते हैं, सो इन सैयद डायनेस्टी वी डू नॉट सी मच ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क्स because it was a weak rule marked by constant conspiracies and laws of control. So 1414 से लेकर 1451, almost only 37 years they ruled over India. So कोई भी वैसा इम्पोर्टेंट रूलर यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलता। थैंक गॉड, हम लोग का सिलेबस थोड़ा कम हो गया। हाँ गाइज, और आलम शाह द लास्ट रूलर एब्डिकेटेड इन द फेवर ऑफ बालुल लोदी, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। तो हम लोग देखेंगे अभी दिल्ली सल्तनत के फाइनल डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, दैट रूल्ड फ्रॉम 1451 टू 1526, ऑलमोस्ट वी कैन से 75 years, राइट। सो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी बिगैन विथ बालुल लोदी। अब सब टर्किस थे, यही थे जो अफगान डायनेस्टी था। ठीक है, जो 5 डायनेस्टी थे उसमें से सिर्फ ये लोदी डायनेस्टी था जो अफगान था, बाकी टर्किश डायनेस्टी थे। नाउ सिकंदर लोदी
remarked as the greatest ruler of Lodi dynasty, expanded the empire, shifted the capital to Agra. Okay, तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे गजी सिकंदरी, ठीक है, मेजरमेंट के लिए नया डिपार्टमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट था गजी सिकंदरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है गाइस, यूनिट ऑफ measurement, but he was religiously little intolerant. And Ibrahim Lodi, arrogant, insulted nobles, leading to discontent. This invited Babur, leading to Battle of Panipat, 1526, that led to the end of Delhi Sultanate. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ? ऑब्वियसली इनएफिशिएंसी, रिवोल्ट्स, ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद मालवा और गुजरात जैसे प्रोविंसेस ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं, टिमर्स इन्वेजन को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो जनरल फीचर्स हम लोग क्या देखते हैं सल्तनत रूल में कि इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्यों था? क्योंकि राजपूत के टाइम में क्या थे, ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स थे, स्मॉल स्मॉल कॉन्फिडरेसीज और प्रेसिडेंसीज थे या प्रोविंसेस थे, ठीक है। सो स्मॉल स्मॉल हैमलेट्स को रूल कर रहे थे, तो लैंडलॉर्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया था फ्यूडलिज्म। उसको सेंट्रलाइज मोनार्की में बदल लिया सोसाइटी को, ठीक है। तो ये सल्तनत का एक फीचर था। एंड सुल्तान्स हेल्ड द एब्सोल्यूट पावर, तो सेंट्रलाइज रूल था, केंद्रित था पावर, ठीक है, एक के हाथ में पावर केंद्रित था। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर। हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्होंने शुरू किया था, दीवानी को ही, दीवानी मुस्तक राज। ओके, अब हम लोग देखते हैं फाइनली दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, ठीक है। तो जब हम लोग एक समराइज हम लोग देखते हैं, तो ये सोसाइटी क्या था, इस्लामिक लॉ पे बेस्ड था, जो गवर्नमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, ओके। सेक्युलर लॉज भी थे, ओके, ऑडिटिंग के लिए, ये सब के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेक्युलर रूल्स भी थे। सुप्रीम अथॉरिटी थे सुल्तान, लेकिन कैलिफ का भी एक सिंबोलिज्म था कि सुल्तान यूज्ड द कैलिफ्स नेम इन खुतबास। खुतबास मतलब प्रीचिंग्स में, जो रिलीजियस प्रीचिंग्स होता था उसमें, एंड कॉइन्स में कैलिफ भी इंस्क्राइब्ड किए जाते थे। सक्सेशन, देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ एंड सक्सेशन वाज ऑफन डिसाइडेड बाय मिलिट्री पावर। ओके गाइस, फिर देखते हैं हम लोग इक्ता सिस्टम। आप लोग को मैंने बताया इक्ताज में क्या होता था, रेवेन्यू असाइनमेंट टू नोबल्स इंस्टेड ऑफ सैलरीज। तो रेवेन्यू असाइनमेंट की इतना ज़मीन का आप लोग रेवेन्यू उठाइए और आपको सैलरी कैश में नहीं दिया जाएगा, लैंड के हिसाब से दिया जाएगा। जो लैंड से आपको रेवेन्यू मिलेगा वही आपका सैलरी, ठीक है। एंड मुक्तिस कलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, पेड सोल्जर्स एंड सेंट सरप्लस टू द सुल्तान। Not hereditary, this इक्ता सिस्टम was transferable every 3 to 4 years। एक सिस्टम बन गया था इक्ता। उसके बाद इट बिकेम हेरिडिटरी अंडर फिरोज शाह तुगलक। पहले हेरिडिटरी नहीं था, बाद में हेरिडिटरी बन गया। जो इक्तादार के बेटे होते थे वही नया इक्तादार बनते थे। इकोनॉमी, लैंड टाइप्स हम लोग देखते हैं, इक्ता, खालिसा, इनाम, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और टैक्सेस में हम लोग ने देखा खरच, घरी, चराई, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स जो एग्रीकल्चर के लिए खोले गए, एफर्ट्स क्या क्या था, दीवाने को ही, तकावी लोन्स, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दीवाने को ही। उसके बाद मेजर सिटीज दिल्ली, मुल्तान, जौनपुर, लखनऊती, दौलताबाद, ठीक है। इनलैंड ट्रेड भी शुरू हो गया था, बोरा मर्चेंट्स थे, मारवाड़ी मर्चेंट्स थे, ठीक है। ओवरसीज ट्रेड भी होता था। इंडस्ट्रीज में कॉटन, सिल्क, लेदर हम लोग देख पाते हैं। कॉइनेज में इल्तुतमिश ने सिल्वर तांका शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने गोल्ड दिनार्स देना शुरू किया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद सोशल लाइफ में देखते हैं कि हायरार्किकल मुस्लिम सोसाइटी था, ठीक है। मुस्लिम सोसाइटी में भी हायरार्कीज थे, ठीक है। एंड नो इंटर मैरिजेस इवन इन बिटवीन मुस्लिम्स। तो टर्क्स अलग से मुस्लिम्स, अफगान मुस्लिम, ईरानियन मुस्लिम्स एंड इंडियन मुस्लिम्स। हिंदूज considered zimmis and had to pay jizya. Okay, फिरोज शाह तुगलक सेपरेटेड इट फ्रॉम लैंड टैक्स। जिजिया को लैंड टैक्स से सेपरेट किया। ये जिजिया क्या था, नॉन मुस्लिम टैक्स। मोहम्मद बिन तुगलक एग्जेम्प्टेड सम एंड इंक्लूडेड हिंदूज एंड सूफीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। कास्ट सिस्टम में हम लोग देख पाते हैं कि इट वॉज कंटिन्यूड अमॉन्ग हिंदूज। सती एंड पर्दा बिकेम मोर कॉमन। देखिए जो हमारे
जो प्रैक्टिसेस थे, इल प्रैक्टिसेस थे, वो और कॉमन हो चुके थे, सती एंड पर्दा जैसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। पर्शियन व्हील आया, सकिया जो बोलते हैं, सकिया। तो क्वेश्चंस भी पूछा गया था कि पर्शियन व्हील कब आया, तो ये दिल्ली सल्तनत के पीरियड में है। गन पाउडर का यूज, हॉर्स टू स्टर अप मैरिनर्स, कंपास, बुक बाइंडिंग, लाइम मोटार। हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर में लाइम मोटार का यूज। तो सीमेंट का यूज करना शुरू किया था इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बड़ा फीचर ये हम लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं अर्ली मॉस्क्स वर मेड फ्रॉम टेम्पल रूइंस लाइक कुवतुल इस्लाम। कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय ऐबक, वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ये पहले ही बोला गया है। अलाई दरवाजा, हौज खास, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। उसके बाद तुगलक्स ने तुगलकाबाद, कोटला फोर्ट, लोधी डायनेस्टी ने लोधी गार्डन्स, ये देख सकते हैं आप लोग, लोधी गार्डन्स जो दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, आप लोग कभी घूमने जा सकते हैं। म्यूजिक एंड कल्चर, अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने शुरू किया था, ये इंट्रोड्यूस सितार, कव्वाली एंड न्यू राग्स लाइक घोर एंड सनम एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सारंगी एंड रबाब। ट्रांसलेशन में क्या था, राग दर्पण को पर्शियन में संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद लिटरेचर में पर्शियन फ्लरिश्ड। ओके गाइस, पर्शियन, क्योंकि इन लोगों का स्टेट लैंग्वेज उस समय था पर्शियन लैंग्वेज। ओके, सो ये सब लिटरेचर आया। जियाउद्दीन बरानी ने तारीख फिरोज शाही लिखा, आमिर खुसरो ने तुगलक नामा लिखा। ओके, सो ये सब आप लोग देख सकते हैं। सो हम लोग ने आज दिल्ली सल्तनत ख़त्म किया, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द मुगल एम्पायर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे मुगल एम्पायर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में यू कैन ऑल्सो गिव मी द रिक्वेस्ट कि कौन सा टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए, तो वही टॉपिक में मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइज, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।